उत्तराखंड का जो भौगोलिक स्थिति है जिस तरह से वो है उसको संसाधनों की ज़रूरत है। डबल इंजन की सरकार है, हम देखते हैं तालमेल भी बना हुआ है, लेकिन अपनी आर्थिक तौर पर और मजबूती आए उसके लिए क्या प्रयास और हो रहे हैं? राज्य के अंदर देखिए, एक तो हम लोगों ने अभी पिछले दिनों इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन किया था और जिसमें हमको लगभग 3,54,000 करोड़ रुपए के MOU हमारे साथ विभिन्न सेक्टर के लोगों ने किए हैं। उसमें इंडस्ट्री के लोग भी हैं, अन्य सेक्टरों के लोग भी हैं, अपने अपने स्तर पर जिन्होंने यहाँ पर निवेश करने की इच्छा जताई है। हम उसको लेकर चूँकि काम कर रहे हैं तो 77,000 करोड़ की 77,000 की ग्राउंडिंग हमारी शुरू हो गई है। इसके अतिरिक्त देखिए, जो डेवलपमेंट का जहाँ तक बात है, डेवलपमेंट कोई ये एक दिन 2 दिन को देखकर ध्यान में रखने वाली बात नहीं है। ये आने वाले 25 सालों में हमारी क्या स्थिति होने वाली है। आज जिस प्रकार से अभी दिल्ली देहरादून एलिवेटेड रोड कंप्लीट होते ही देहरादून में आज जितनी संख्या है, इस संख्या के दुगना यहाँ पर फुटफॉल होने वाला है। तो उसको लेकर हमें क्या काम करना है, उस समय कितनी चुनौतियाँ होगी पार्किंग को लेकर, पेयजल को, आवास को, अन्य सुविधाओं को। और आज भी जो हम उत्तराखंड के अंदर अगर हम कहें तो हमारी आबादी 1,25,00,000 है, लेकिन हमको पूरे साल भर लगभग 8 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों की हर प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होती है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में कावड़ यात्रा चलती है। हमारे यहाँ पर अलग अलग 4 धाम यात्रा चलती है। ऐसे अनेक स्थान हैं जहाँ पर 25 लाख 30 लाख ये सामान्य संख्या होती है। और हरिद्वार में तो हर पर्वों पर, चाहे वो गंगा स्नान का पर्व हो, बैसाखी का हो, या कोई बुद्ध पूर्णिमा का हो, या दशहरे का पर्व हो, गंगा दशहरा हो, ऐसे अनेक पर्व आते हैं साल भर में, जिसमें एक ही दिन में 50 लाख लोग आते हैं। तो हम उस दृष्टि को देखकर काम कर रहे हैं और उन सबको ध्यान में रखते हुए कि हमारे राज्य की आर्थिकी भी बढ़े, हमारा डेवलपमेंट भी न रुके, और एक विजन को लेकर। बिल्कुल। धामी जी, आपने देहरादून की बात की तो मुझे यहाँ पे 3-4 लोग मिले थे, वो कह रहे थे कि हम दिल्ली से देहरादून तो 2.5-3 घंटे में आ जाएंगे, लेकिन देहरादून के अंदर ही सफ़र करने में बहुत भीड़ हो जाती है। इसी से जुड़ा एक ये सवाल मैं आपको ये पूछना चाह रही थी कि अब आप देखिए इतना निरंतर विकास हो रहा है, रेल लाइन पटरी बन रही है, तमाम रेल लाइन बिछाई जा रही है, तमाम निर्माण की योजनाएँ हो रही हैं। ऐसे में जो स्थानीय लोग हैं उनको भी दिक्कतें आती हैं, उसके निवारण के लिए किस तरह से विचार कि उसका भी समाधान हो और काम भी बढ़े? नहीं, मैं समझा नहीं। जैसे आपने कहा कि देहरादून आएंगे लोग तो वो हाँ। जाम में फंस जाएंगे। नहीं, ये कहना है? देहरादून वासी जाम में फंस जाते हैं। अच्छा। नहीं, उसको लेकर हम लोग बिल्कुल योजना बना रहे हैं। और मैं पिछले दिनों भारत सरकार में हमारे माननीय मंत्री नितिन जी से मैंने बात की है, उनसे अनुरोध भी किया है। हम यहाँ रिंग रोड बना रहे हैं। अच्छा। और भी कई सारे जो कि बड़ी संख्या में देहरादून से, हरिद्वार से, या हमारे पौंटा साहब की तरफ से आने वाले लोग विकास नगर के रास्ते से जो आते हैं, उनको शहर में ना आना पड़े। हाँ। उनको शहर से किसी को मसूरी जाना है तो बाहर से उसका बाईपास हो जाए, और किसी को हरिद्वार से आकर अगर मसूरी की तरफ जाना है या विकास नगर की तरफ जाना है, तो चारों तरफ से हम रिंग रोड बनाने पर हमारी चर्चा हो चुकी है और हम उसको पर काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि आने वाले समय में हमारे सामने एक बड़ी चुनौती के रूप में ये आने वाला है। बिल्कुल। निवेश की आप बात कर रहे थे और निवेश का लगातार लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है, बता भी रहे थे कितना निवेश हमारा आ भी रहा है। ऊर्जा के क्षेत्र में आप लोग कार्य कर रहे हैं, ऊर्जा की ज़रूरत है हमें। गंगा नदी और सहायक नदियों पर कुछ विद्युत परियोजनाएं हैं जो अभी अटकी हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन सोलर ऊर्जा के आप बढ़ रहे हैं, तो किस तरह से इस क्षेत्र में उत्तराखंड आगे बढ़ेगा? नहीं, देखिए, जिस तरह से अभी निवेशकों का जो हमारे यहाँ रुझान हुआ है, आने वाले समय में निश्चित रूप से हमारे लिए बड़ी चुनौती है कि जितना हमारा आज उत्पादन हो रहा है, हम 40% ही उत्पादन कर पा रहे हैं। हमें 60% और अभी उत्पादन करना है, जो वर्तमान में अभी इस समय में
लेकिन आने वाले समय में जिस प्रकार से निवेश बढ़ रहा है, उद्योग बढ़ रहे हैं, हमने भी एक बड़ा लैंड बैंक यहाँ पर उद्योगों के लिए बनाया है और अभी सबमिट किया था, तो सबमिट के माध्यम से भी बहुत सारे प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। और पहले से ही चूंकि हमारे पास, चूंकि जब गंगा नियंत्रण बोर्ड बना था उस समय कुछ हमारे यहाँ के जो महत्वपूर्ण परियोजनाएं थी गंगा और गंगा की सहायक नदियों पर, उसके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनी थी, सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी। अब उस एक्सपर्ट कमेटी ने अपने जो भी उनका आकलन है वो आकलन वो सबमिट करने वाले हैं। और हमने भारत सरकार में भी अनुरोध किया है कि 21 परियोजनाएं ऐसी हैं जल विद्युत की जो हम बना सकते हैं, जिसमें जो गंगा पर नहीं है और गंगा की सहायक नदियों पर है। जैसे धौली गंगा लिखा है, तो उस पर भी उन्होंने रोक लगाई हुई थी। तो हमने इसी आधार पर अनुरोध किया है। मैं समझता हूँ जल्दी अगर हमको मिल जाएगा तो हमारा एक बड़ा उत्पादन उस क्षेत्र में हो जाएगा। और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, उससे भी हमको एक बड़ा उत्पादन हमको प्राप्त होने वाला है। और सूर्य घर योजना जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी पूरे देश को समर्पित की है, उससे भी हमको लगभग 500 करोड़ रुपए की जो बिजली हम खरीदते हैं पूरे साल भर अलग अलग सरकारी दफ्तरों से लेकर अनेक स्थानों पर, उस पर हमको जो है वो सूर्य घर योजना के पूरी तरह से धरातल पर उतर जाने से यह भी एक बड़ा फायदा हमारे राज्य को हमको होने वाला है। अब कुछ समाज से जुड़े हुए सवाल पूछ लेते हैं। हाल ही में आपने जो नकल होती है, हमने नीट को देखकर देखा कि देश भर में कितना हाहाकार मचा, जो नीट परीक्षाएं थी, पेपर लीक हुआ। आपने यहाँ पे नकल विरोधी एक कानून लेकर आए, सख्त सज़ा थी। सरकारी ज़मीन पर जो अतिक्रमण हैं उसको लेकर कानून बनाए। ये जो कानून बन रहे हैं, जो ये सख्ती आ रही है, इसका समाज पर क्या असर? नहीं, समाज में बहुत सकारात्मक असर है। और देखिए, आपने नकल कानून की बात करी। आज नकल कानून की आवश्यकता पूरे देश के अंदर हो गई है और सभी राज्य और देश के अंदर इस दिशा में काम हो रहा है बहुत तेजी से। और हमने जिस समय नकल का एक कानून बनाया, उस समय हमारे युवाओं का, नौजवानों का एक तरह से मनोबल उनका गिर रहा था, लगातार आत्मबल कम हो रहा था, आत्मविश्वास कम हो रहा था। वो परीक्षाओं में कई सालों से भाग ले रहे थे, लेकिन उनको ये विश्वास नहीं था कि हम मेहनत तो कर रहे हैं, हम तैयारी अच्छी कर रहे हैं, लेकिन हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। क्योंकि सिलेक्शन किसका हो रहा था? जो नकल माफियाओं के साथ मिले हुए थे, सांठगांठ थी, पेपर पर्चा लीक करते थे, पेन ड्राइव से नकल करवाते थे, या क्वेश्चन बैंक की लीक हो जाता था, उन लोगों का नंबर आ जाता था। और जो मेहनत करने वाले हमारे प्रतिभागी थे, उनका नंबर ही नहीं आता था, उनका मनोबल लगातार गिर रहा था। ऐसी शिकायत आने पर हमने उस पर कार्रवाई करी और 100 से ज़्यादा नकल माफियाओं को इसमें जेल की सलाखों के पीछे भेजा। और उसके बाद हम नकल का अध्यादेश लेकर आए। नकल का अध्यादेश लाने के बाद लगभग 10,000 से भी ज़्यादा नियुक्तियां, नकल अध्यादेश लाने के बाद हमने जो है यहाँ पर नियुक्तियां की हैं, और एक सब पारदर्शी तरीके से हुई हैं। कोई भी कोर्ट में चैलेंज नहीं हुआ, कोई भी विवाद नहीं आया। और बिल्कुल मैं बहुत जगह जाता हूँ पूरे राज्य के अंदर, तो कुछ माता पिता ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपको शुभकामनाएं देते हैं कि हमारा बेटा या बेटी पिछले कई सालों से परीक्षाओं में बैठ रहे थे, लेकिन इनका नंबर नहीं आ रहा था। अब मैं कल की ही बात बताता हूँ। कल शाम को मुझे हल्द्वानी में पटवारी भर्ती में जो प्रशिक्षण लेने वाले 8-10 प्रशिक्षणार्थी मिले। उन्होंने हमको कहा कि हमने जो है नकल अध्यादेश आने के कारण से हमको जो है चयन का अवसर मिला। तो मैंने ऐसे ही पूछा कि आप में से कोई ऐसे भी हैं कि जिनका इस परीक्षा के अलावा भी किसी में हुआ? तो सच बताऊं तो जितने आए थे उसमें से 90% 3-3, 4-4 परीक्षाओं में निकले हुए थे। इसका ये असर है। और सामान्य परिवार के बेटे बेटियों को अब चयन का अवसर मिल रहा है, पारदर्शी परीक्षा हो रही है। और ये हमारा ये जो मॉडल है, मैं समझता हूँ देश में अन्य जगह भी अब लागू हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो अतिक्रमण की आपने बात करी, दूसरी अतिक्रमण, देखिए ये सरकारी जमीन पर जो भी अतिक्रमण है, चाहे जिस रूप में है, उसमें कई बार आपने एक प्रश्न और नहीं पूछा। कुछ लोग कहते हैं कि इसको आपने कुछ लोगों को टारगेट कर दिया है
कुछ लोगों को आप टारगेट करके कर रहे हैं। देखिए हमारा राज्य बहुत शांत राज्य है, यहाँ पर सब एक दूसरे से भाईचारे से मिलते हैं, सब भाईचारे से जीवन यहाँ पर सबका चलता है, बड़ा प्रेम आपस में है। हाँ, लेकिन सरकारी जमीनों पर कब्जा मैं समझता हूँ कि कोई भी व्यक्ति उसको जायज़ नहीं कहेगा, और वो सरकारी जमीनों पर जो अतिक्रमण का अभियान है, उसको हटाने का अभियान है, वो हमारा निरंतरता से चलेगा। और उसमें हमको समाज के बीच में से लगातार लोगों ने अप्रिसिएशन किया है कि नहीं, ये काम अच्छा हुआ है, ये काम आगे चलता रहना चाहिए।